हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव। और आज जो है हम लोग क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, वो है हमारा एलर्जी। और पिछले क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक को कंप्लीट किए थे, कैंसर के साइंस सिम्टम्स ट्रीटमेंट्स और ये कैसे होते हैं इसके बारे में डिटेल्स मैं इस बारे में चर्चा पिछले क्लास में कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उसके साथ साथ नोट्स और रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एलर्जी, उसमें हम लोग बात करेंगे कि एलर्जी क्या होते हैं, ये एलर्जी कैसे कॉज होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है अगर वो सही से फंक्शन नहीं करता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाया करती है। अभी हम लोग पिछले क्लास में एड्स के बारे में चर्चा किए थे कि जब आपका इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, मतलब एक्सेसिव वीक हो जाए, तो आपके बॉडी में मल्टीपल बीमारियों के जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उसे हम लोग एड्स बोलते हैं। ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। लेकिन जब आपके बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है अगर वो जरूरत से ज़्यादा फंक्शन करने लगे, कहने का मतलब क्या है कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जो है सेंसिटिव हो जाए, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ फंक्शन करने लगे, तब भी आपके बॉडी में बीमारियां हो जाया करती है। और ये बीमारियां कुछ और नहीं है जबकि ये है अपना एलर्जी। तो हम लोग एलर्जी को क्यों ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सेस, या कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिव ऑफ द इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर ये सब्सटेंसेस या पार्टिकुलर ये पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड एलर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी इम्यून सिस्टम किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल्स के प्रति या कोई भी सब्सटेंस के प्रति, ये चाहे वो डस्ट हो सकता है, वो सनलाइट भी हो सकता है, वो परफ्यूम के स्मेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके प्रति जब आपके इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एलर्जी हो गया। अब जो भी सब्सटेंस इस तरह के हैं, जो भी जैसे कि अभी बताया मैंने, डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, जो आपके ये सनलाइट हो गए, कोई पार्टिकुलर स्मेल हो सकता है, इस जो भी आपके बॉडी में अगर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं तो इन सारे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस एलर्जेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? एलर्जेंस कहते हैं। तो बात यह है कि ये सब्सटेंस हमारे बॉडी में एलर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एलर्जी। तो हम लोग समझेंगे कि एलर्जी कहते किसे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो आपके इम्यून सिस्टम है अगर वो एक्सेसिव हो जाए, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जी। तो कुछ ऐसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एग्जैगरेटेड या कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द immune system to certain harmless substance present in the environment। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि जो एलर्जी के एलर्जेंस हैं वो सबको इफेक्ट करते हैं, नहीं। एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड पे वो एक नॉर्मल पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वहीं अगर नॉर्मल थ्रेशोल्ड हो, अगर कोई एलर्जिक पेशेंट है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हार्मलेस है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे सनलाइट, जैसे परफ्यूम, जैसे कि डस्ट, बहुत सारी चीज़ जो बहुत हार्मलेस तो नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी एक एलर्जिक पेशेंट है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया बच्चा? वो हार्मलेस सब्सटेंसेस हो गए। तो वही बात मैंने बताया कि द एक्सग्रेटेड या एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्सेसिव हो जाए या हाइपर सेंसिटिव हो जाए,
तो उस कंडीशन में ये जो है एलर्जी क्रिएट करता है, या इसे हम लोग एलर्जी बोलते हैं, कह सकते हैं। तो ये एलर्जी किसकी वजह से होता है? तो ये एलर्जी जो होता है एलर्जेंस की वजह से होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। अब ये एलर्जेंस सबके लिए एलर्जेंस नहीं होता, वैसे व्यक्ति जो इस चीज के प्रति सेंसिटिव है उसी के लिए वो एलर्जन साबित होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एलर्जेंस आर द सब्सटेंस एलर्जेंस आर द सब्सटेंस विच कॉजेस एलर्जी। एलर्जेंस क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में, उसे हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं, विच कॉजेस एलर्जी। वैसे सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में एलर्जी क्रिएट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जन। जस्ट सिंपल। जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है बच्चा? एग्जांपल बहुत सारे चीज हो सकते हैं। आप ही अगर मान लीजिए अगर एलर्जी के पेशेंट हैं या हर छोटी छोटी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हैं, तो आपको किस किस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है? हो सकता है कि आपको डस्ट से प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर सनलाइट में निकलते हो उसकी वजह से आपके बॉडी बहुत सारा रेसेस हो जाता हो, आपका बॉडी में बहुत सारा जो है रेड रेड हो जाता हो, अगर आपको ये परफ्यूम का स्मेल पसंद ना हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको आपको समस्या होती है उस चीज़ के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो जिससे आपको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें आपको एलर्जेंस में आते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकते हैं बच्चा? डस्ट हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, पार्टिकुलर कोई स्मेल हो सकता है जिसके प्रति आपको सेंसिटिव हो, है ना। और क्या क्या हो सकते हैं बच्चा? पॉलन पॉलन हो सकता है मिट्टी से। ये सारे के सारे जो है ना आपके एलर्जेंस कहलाते हैं। अब बात ये है कि ये हमारे बॉडी में एलर्जी होता कैसे है? ये तो चीज तो समझ में आ गया कि एलर्जेंस के वजह से होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे बॉडी में ये एलर्जेंस एलर्जिक रिएक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि एलर्जी कहते किसे हैं। मैंने अभी सिंपल भाषा में समझाया कि जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, ये जो आपके इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम जब एक्सेसिव वर्क करने लगे, एक्सेसिव मतलब कि बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए, बहुत फंक्शनल हो जाए, हाई हो जाए या एक्सैजरेटेड फंक्शन करने लगे, तो आपके बॉडी में बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स हो जाते हैं। हर छोटी छोटी चीजों के प्रति आपका बॉडी इम्यून सिस्टम जो है इम्यून रिस्पॉन्स देने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जी। अब ये एलर्जी जो क्रिएट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। यानी वैसी चीज जिससे हमारे बॉडी में एलर्जी होती है उसे हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि डस्ट हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, कोई पार्टिकुलर स्मेल हो सकती है, पॉलन हो सकता है, किसी जानवर के हेयर फॉलिकल्स हो सकता है, किसी किसी प्लांट से भी एलर्जी होती है। तो ये सारी चीजें जो आपको दिखा रहा है ना, ये सारी चीजें आपको एलर्जेंस कहलाते हैं। लेकिन ये एलर्जेंस हमारे बॉडी में एलर्जी रिएक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? तो पहले चीज बता दूं कि हमारे बॉडी में जो है पाए जाते हैं आपको मास्ट सेल, और ये मास्ट सेल क्या होते हैं? एक्चुअली में बेजोफिल्स होते हैं। जो बेजोफिल्स होते हैं ये आपके ल्यूकोसाइट्स के ही पार्ट है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए, तो जो आपके बॉडी में हम लोग क्लासिफिकेशन किए ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं, जो है WBC जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स, इस WBC के भी दो टाइप्स होते हैं आपके, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। इस बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, हर बार वीडियो में इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो आपके बॉडी में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके टाइप्स होता है इओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो जो आपके बेजोफिल्स होते हैं ना, ये बेजोफिल्स एक्चुअली में मास्ट सेल होते हैं, जो हमारे बॉडी में कहीं भी अगर ये क्या बोलते हैं एलर्जेंस की एंट्री होती है या कोई फॉरेन एंटीजन इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो है आपको ये क्या नाम है मास्ट सेल जो है रिलीज करता है आपको हिस्टामाइन, और इस हिस्टामाइन की वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, मतलब उस रीजन में सूजन हो जाया करती है। और जब सूजन हो जाती है तो यही आपके एलर्जिक रिएक्शन है, मतलब आपके बॉडी को मालूम चलता है कि हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? इन्फ्लामेशन की वजह से। और ये जो इन्फ्लामेशन क्रिएट किया जाता है ये बेजोफिल सेल्स के द्वारा क्रिएट किया, जिसे हम लोग मास्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला एक चीज हो गया जो कि आपको एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जेंस को इफेक्ट करता है, पहली चीज हो गया आपका मास्ट सेल
ठीक है। और दूसरा चीज जो हो गया आपका एंटीबॉडी, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो आपके आईजीई होते हैं ना, हमने पढ़े थे ना बहुत सारे टाइप्स ये एंटीबॉडीज के, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, ये बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे 4 तरह का। उसमें जो आपको आईजीई है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई और मास्ट सेल, ये दो आपके बॉडी में ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन करने के लिए, या एलर्जेंस को जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? जैसे ही आपके बॉडी में ये एलर्जेंस एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी में जो आपके एंटीबॉडी जो ई है, ये एंटीबॉडी ई एक्टिव हो जाता है, और एंटीबॉडी ई जैसे ही एक्टिव होगा उसके अगेंस्ट में जो आपके मास्ट सेल होते हैं, ये मास्ट सेल रप्चर होते हैं, और जब फटते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, जो कहते हैं कह सकते हैं, जैसे ये डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनसे एक आपके जो है हिस्टामाइन रिलीज होते हैं, और ये हिस्टामाइन जो आपके बॉडी में स्वेलिंग, रेडनेस, कंजेशन कराते हैं, जिससे आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जब भी हमारे बॉडी में एलर्जी होता है, तो डस्ट वगैरह में हम लोग जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो आंख वगैरह देखते हैं ना कि एकदम से लाल हो जाता है, आंख से बहुत सारा पानी आने लगता है, आपके नाक लाल हो जाते हैं, बहुत सारा स्नीजिंग होता है, कफिंग होता है, बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। ये एक्चुअली में आपके मास्ट सेल यानी बेजोफिल्स की वजह से होता है, जो कि हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। तो चलिए, तो दो चीज है जो आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कराते हैं, और ये दो चीज क्या बच्चा? ये दो चीज है आपकी। पहला चीज हो गया मास्ट सेल, और दूसरा जो हो गया ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये दो चीज जो है ना आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं। ये जो मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है? इस मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामाइन। ये मास्ट सेल जो है आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इस मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला एक फंक्शन हो गया वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, इस ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो हिस्टामाइन जब रिलीज होगी तो आपके बॉडी में दो काम होंगे। पहला एक चीज होगा, या कह सकते हैं हिस्टामाइन दो काम कराने काम करते हैं। पहला हो गया वेजोडाइलेटर की तरह फंक्शन करते हैं, वेजोडाइलेशन कराते हैं, और दूसरा जो काम कराते हैं इसे बोलते हैं हम लोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्या होता है आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसमें ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो इस ब्रोंक्यूल्स जो होता है ना, ये ब्रोंक्यूल्स थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, तो इसको सिकुड़ने का भी काम करते हैं। इसका हम लोग सबसे बड़ा इफेक्ट देख सकते हैं अस्थमा के केस में। तो दूसरा जो हिस्टामाइन कराता है इसे बोलते हैं हम लोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये बात याद रखेंगे कि जो आपके बॉडी में मास्ट सेल होते हैं यानी बेजोफिल्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन हमारे बॉडी में दो फंक्शन कराते हैं। एक पहला वेजोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देने का, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसको फैला देते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। और दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करने का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ये दो काम कराने का, ये कैसे दो काम कराते हैं आपके बॉडी में मास्ट सेल हिस्टामाइन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक पहला हो गया आपका एंटीबॉडी आईजीई, और दूसरा हो गया आपके बॉडी में मास्ट सेल। ये दोनों जो है आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये तो बात समझ में आ गया कि जब भी हमारे बॉडी में एलर्जेंस की एंट्री होता है, जैसे कि डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, या कोई पार्टिकुलर स्मेल हो गया, या तक फूड से भी लोगों को एलर्जी होती है। बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जिससे उनको अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं सब एलर्जेंस है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में एलर्जेंस की एंट्री होती है तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो एक्टिव हो जाता है, और जो आपके मास्ट सेल जो होते हैं ये मास्ट सेल रप्चर होता है, जिससे हिस्टामाइन रिलीज होता है। और हिस्टामाइन दो फंक्शन कराने का काम करते हैं, एक पहला वेजोडाइलेशन और दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो होता है हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अगर सिम्टम्स की बात करें एलर्जी की तो क्या क्या हो सकते हैं? तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। चलिए, तो अगला हमारा इसमें हेडिंग रहेगा सिम्टम्स ऑफ एलर्जी।
तो एलर्जी के पेशेंट को क्या क्या समस्या हो सकती है बच्चा? तो इसके उसको बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि स्नीजिंग हो सकता है, बहुत सारा छींकने लगता है। दूसरी चीज जो है उसमें देखने को मिलती है कि आंख से पानी आने लगते हैं, वाटरी आइज हो सकता है, या आंख से पानी आना, ये भी एलर्जी का एक प्रमुख लक्षण है। दूसरी चीज हो सकता है कि उसके नाक से भी पानी आने लगता है, रनिंग नोज। और क्या क्या हो सकता है बच्चा? इसके साथ साथ उसे सांस लेने में समस्या भी हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सारे सिम्टम्स अगर किसी पर्सन के अंदर दिखाई देते हैं तो मानते हैं कि वो पर्सन जो है एलर्जिक है, यानी उसका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कुछ एलर्जीज के बारे में बात करेंगे, कुछ एलर्जिक डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको अस्थमा और हे फीवर दो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि ये हे फीवर अस्थमा क्यों होते हैं और इसमें पेशेंट को क्या क्या समस्याएं होती है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा एलर्जी में हे फीवर। हे फीवर क्या होती है? देखिए, हे फीवर जो होती है एक्चुअली में ये हेयर फॉलिकल्स हो सकती है, जो आपके पॉलन होता है उस पॉलन से हो सकती है, और प्लांट्स के किसी भी पार्ट से एलर्जी हो सकती है। इसमें पेशेंट को सेम चीज़, उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी उसके जो कंजक्टाइवा है उसमें रेडनेस हो जाती है, नजल कंजेशन देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है हे फीवर। इन सारे से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चंस उसको जरूर लगाइएगा, और ये करने के बाद ऑफकोर्स आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो होता क्या है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलेंस होते हैं, या प्लांट से कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर करते हैं नोज के थ्रू, तो जैसे ही नोज के थ्रू इंटर करेंगे तो हमारे बॉडी में जो म्यूकोसा लेयर था, जो नाक के अंदर, ये नाक के अंदर म्यूकोसा लेयर होता है, इस म्यूकोसा लेयर में स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, या यूं कहें नजल कंजेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। कई बार जो होता है उसके आंख का जो म्यूकोसा लेयर होता है, यानी जो कंजक्टाइवा होता है, ये जो पलक जो हम लोग उठाते हैं या सेबर्ट करते हैं, तो पलक के जो अंदर में जो स्किन का पतला सा लेयर, जो म्यूकोसा का पतला सा लेयर देखने को मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंजक्टाइवा। उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, सांस लेने में समस्या होती है। तो ये सारी समस्या जो देखने को मिलती है ये आपको ही फीवर में होता है, और उसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इलिवेट कर जाता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, फीवर जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये जो आपको समस्या है इसे हम लोग बोलते हैं हे फीवर, और ये जो हे फीवर है ये एक्चुअली में इफेक्ट करता है आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो ये बात को स्पेशल ध्यान रखेंगे, जो आपके हे फीवर है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो नजल म्यूकोसा लेयर है उसको अफेक्ट करता है, और आपके कंजक्टाइवा को अफेक्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग हे फीवर के बारे में कि फॉर्म ऑफ एलर्जी ड्यू टू pollen grain, grasses, trees and other parts। कहने का मतलब क्या, किसी वेजिटेटिव पार्ट से एलर्जी होगा, इसका मतलब ये हो ना कि पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम होता है, ग्रासेस से एलर्जी हो सकती है, या प्लांट के किसी पार्ट से उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके वजह से उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है बच्चा? तो जो उसके नाक के जो म्यूकोसा लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैसे इन्फ्लामेशन होता है? सेम वही प्रोसेस, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन के जैसे एंट्री होगा तो जो उसका एंटीबॉडी आईजी वो एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी जब एक्टिव हो जाएगा तो मास्ट सेल से क्या रिलीज करेगा? आपको हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन जो क्या करेगा? रेडनेस स्वेलिंग कराएगा। ये नॉर्मल फंक्शन है आपका एलर्जी का। तो क्या हो जाता है, जैसे इस पॉलन ग्रेन का हमारे बॉडी में एंट्री होता है तो उसके वजह से इट लीड्स टू, लिख सकते हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लामेशन
of the membrane lining the notch and sometimes of the conjunctiva. देखिए क्या होता है कि जैसे ही उसके बॉडी में इन एलर्जेंस का एंट्री होता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन, जैसे कि मान लीजिए पॉलन ग्रेन का एंट्री हुआ, कोई भी ग्रासेस का कोई पार्ट्स होगा उसका एंट्री हुआ, ट्रीज या उसके भी कुछ पार्ट्स के जैसे ही हमारे बॉडी में नोज के माध्यम से एंट्री होता है तो उसके बॉडी में क्या हो जाता है बच्चा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। सबसे बड़ी बात बॉडी में नहीं, मतलब बॉडी के नोज में, ऐसे कह सकते हैं कि नोज के जो पार्ट्स है, म्यूकोसा लेयर है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। उसकी जो भी लाइनिंग्स देखने को मिलते हैं उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है। और कभी कभी ये जो है आपकी कंजक्टिवा में भी इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग जैसी समस्या हो जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात यह है कि हे फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो ऑफकोर्स ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नोज को इफेक्ट करता है, उसकी लाइनिंग को इफेक्ट करता है। तो उसके वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींक आता है, स्नीजिंग होता है, पेशेंट को जो नाक जो होता है वो ब्लॉक हो सकता है, और इसके साथ साथ उसके जो नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है। जो उसके कंजक्टिवा है, वो कंजक्टिवा में जो है ये स्वेलिंग होने की वजह से आंख लाल हो जाता है और आंख से बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हे फीवर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो जनरली हे फीवर जो इफेक्ट करता है आपको कंजक्टिवा, जो कि आई का पार्ट है, और दूसरा जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नजल म्यूकोसा को इफेक्ट करता है। तो अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं बच्चा, इसके सिम्टम्स हो जाएंगे, पहली चीज स्नीजिंग यानी छींकना, दूसरा क्या हो सकता है रनिंग नोज, और क्या हो सकता है ब्लड नोज, नाक उसका ब्लॉक हो जाएगा, और वाटरिंग आई, उसके आंख से बहुत ज्यादा पानी आएगा। क्यों? क्योंकि कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे हे फीवर का। अब हम लोग बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा भी एक एलर्जिक डिजीज ही है, जिसमें पेशेंट को जो है डस्ट से एलर्जी होती है, और उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है सांस लेने में। कई बार जो है अगर इतना ज़्यादा उसको दिक्कत होने लगता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसकी मौत भी हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है और कैसे अस्थमा कॉज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का, हम लोग देखेंगे अस्थमा किसे कहते हैं, अस्थमा होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा अस्थमा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अस्थमा और हे फीवर जो है एक्चुअली में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है, और उसके वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हे फीवर, और आंख से आंसू भी आते हैं, नाक से भी पानी आते हैं, और इसके साथ साथ उसको नाक जो होता है वो ब्लॉक कर जाता है, सांस लेने में बहुत सारी समस्या होती है। और जो अस्थमा होते हैं एक्चुअली में ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। अब कैसे होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारे बॉडी में मास्ट सेल है, वो मास्ट सेल से रिलीज किया जाता है हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला एक जो काम करता है वेजोडाइलेटर का, वेजोडाइलेशन का, यानी जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देगा, और दूसरा चीज जिसको बोलते हैं हम लोग ये क्या बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ब्रोंक्यूल्स है, जो पैसेज है एयर का, जिसकी वजह से एयर आपके लंग्स में जाते हैं, तो ये उसको अफेक्ट करता है। उसमें क्या हो जाता है कि उसका जो साइज है जो वो छोटा हो जाता है, अंदर से बहुत ही कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है।
और जब सिकुड़ जाता है तो एयर का सही से पासेस नहीं होता है, सही से उसका जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है पेशेंट का लोअर रेस्पिरेटरी, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि ये इसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये मान लीजिए कि इसका ब्रोंक्यूल्स है और ये ब्रोंक्यूल्स दो पार्ट में डिवाइड होके ये आपका हो गया राइट लंग और ये मान लीजिए हो गया आपका लेफ्ट लंग। ये दो लंग्स हो गए और ये जो है आपका नजल चेम्बर्स हो गया। मान लीजिए ये आपका नजल चेम्बर्स हो गया। ये मान लीजिए आपका हो गया नजल चेम्बर्स और ये जो है आपका हो गया फूड पाइप मान लीजिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए, जैसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं और ये कार्टिलेज का बना, आप सभी जानते भी हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एक्चुअली में एयर पैसेज के तौर पे काम करते हैं, जिससे जो भी आपके ऑक्सीजन है लंग्स तक जाते हैं और ये लंग्स तक जाके वहाँ पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ये ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करते हैं, जहाँ से हमारे बॉडी में पूरा जो है ऑक्सीजन मिलता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का, आप सभी जानते भी हैं। तो ये जो आपका देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब देखिए अगर हम इसे कट करें, इस ब्रोंक्यूल्स को हम लोग कट करें तो इसका कट सेक्शन देखें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका ब्रोंक्यूल्स का ये कट सेक्शन हो गया। तो कट सेक्शन में इसके अंदर में भी कुछ टिश्यू होंगे, लाइनिंग होंगे, ऐसे कुछ लाइनें होंगे जिसकी वजह से ये लूमेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और इसके बीच से जो है आपको एयर का पासेस होता है। नॉर्मल आपका लंग्स का ब्रोंक्यूल्स हो गया। वहीं एक दूसरा केस में देखिए कि ये एक दूसरा आपका हो गया कट सेक्शन और ये भी सेम आपके ब्रोंक्यूल्स हो गए और इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर सेम लूमेन है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा ये छोटा होंगे। इनके लूमेन जो होता है बीच का जो पैसेज है ये थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड मिलेगा, थोड़ा छोटा मिलेगा। कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड होगा। दोनों में क्या डिफरेंस पाए कि इसके बीच का ल्यूमेन ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, इसके बीच का ल्यूमेन स्पेस कम है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है और इसमें कंस्ट्रिक्शन हो गया। ये डायलेटेड है और ये क्या हो गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ये जो आपको ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलते हैं ये जनरली एक अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि अस्थमा में क्या रिलीज होता है बच्चा, पहली चीज जो है डस्ट की वजह से। जैसे डस्ट का एंट्री होता है तो डस्ट के जैसे ही एंट्री होगा तो उसके बाद हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल होते हैं, इस मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है, आपको हिस्टामाइन, हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन जो है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े। एक पहला वेजो डायलेशन और दूसरा जो होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो जैसे ही हमारे बॉडी में नोज के माध्यम से ऐसे ये डस्ट पार्टिकल्स का ऐसे एंट्री हुआ, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स एंट्री, तो यहाँ पे म्यूकस भरा होता है पूरा। तो ये म्यूकस होता है, इसके अंदर जो भी आपके जो मास्ट सेल होते हैं, ऐसे मास्ट सेल, ये मास्ट सेल एक्टिव हो जाते हैं और मास्ट सेल एक्टिव होने की वजह से क्या रिलीज होता है, आपका हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज होता है। ये हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से ये आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कुछ इस तरह से सिकुड़ जाता है। इससे कूड़ने की वजह से उसका जो पैसेज होता है वो कम पड़ जाता है और कम होने की वजह से जो है पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं अस्थमा। अब अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एंटीहिस्टामाइन जो है आपको जो देखते हैं इनहेलर जो आता है उसमें एक्चुअली एरोसॉल के फॉर्म में आपको एंटीहिस्टामाइन होते हैं और इसके साथ साथ हम लोग पेशेंट के स्टेरॉइड का भी डोज चलाते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है धीरे धीरे इस पर कमांड होता है
और जब भी उसको ऐसा शिकायत होती है, जब भी उसको लगता है कि इसे सांस लेने बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो वो इन्हेलर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल आपका अस्थमा केस में देख सकते हैं कि जो आपके अंदर जो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो है कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से सांस लेने में समस्या होती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लेंगे। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे कि अस्थमा होता कैसे है और अस्थमा कहते किसे हैं। तो इसमें 2 लाइन लिख लेंगे कि अस्थमा क्या होता है। लिखेंगे कि इन द अस्थमा द टिश्यू surrounding the bronchioles of the lungs swell up and compress the bronchioles. It affects lower respiratory tract. Lower respiratory tract यानी ब्रोंक्यूल्स। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म आप सभी समझ रहे हैं कि जहां कहीं भी स्वेलिंग हो जाती है वहां पे थोड़ा सा फूल जाता है। जब फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ऑफकोर्स जब मोटा होगा तो पैसेज जो होता है उसका स्पेस जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये ब्रोंक्यूल्स समझिए, इस ब्रोंक्यूल्स का पैसेज भी नॉर्मल है। मान लीजिए इसमें स्वेलिंग हो गई, मेरे जो हाथ की उंगलियां वो थोड़ी सी मोटी हो गई, तो मोटी हो गई तो इसका स्पेस थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो इससे एयर का पैसेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाती है, सांस लेने में समस्या होती है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अस्थमा में कि जो भी टिश्यू होते हैं, किसके टिश्यू होते हैं बच्चा, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर की, ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है मैंने बताया, जो आपके कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, जो पैसेज लाइक स्ट्रक्चर, जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं उस टिश्यू में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। जब स्वेलिंग हो जाएगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस मतलब दबेगा। दबेगा मतलब क्या हो जाएगा कि उनके बीच का जो पैसेज है वो थोड़ा हो जाएगा छोटा, स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में समस्या होगी, सही से ऑक्सीजन का पास नहीं हो पाएगा। और ये जो अस्थमा है किसको इफेक्ट करता है, तो ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। जो आपके हे फीवर था वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये नजल कंजेशन देखने को मिल रहा था, उसमें आपको नोज की जो लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, उसको इफेक्ट कर रहा था और आपकी आईज को इफेक्ट कर रहा था। जबकि अस्थमा जो होती है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। और हम लोग देखेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जनरली ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग एंटीहिस्टामाइन देंगे, जिससे इसका जो है स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो वेजो डायलेशन हो जाता है उसका। और ये वेजो डायलेशन होने से क्या होता है कि वो फैल जाएगा, और फैल जाने के बाद क्या हो जाएगा कि अच्छे से आपको ऑक्सीजन का पास होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को समस्या नहीं होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में हम लोग वेजो डायलेटर देंगे। और जो वेजो डायलेटर होते हैं एक्चुअली में ये और कुछ नहीं होते हैं, जबकि ये एरोसॉल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो आपके इनहेलर होते हैं वो होते हैं। तो लिख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ये अस्थमा में कि ट्रीटमेंट इज विथ ब्रोंकोडायलेटर usually administered
via एरोसॉल। ये जो आपका ब्रोंकोडायलेटर होते हैं कैसे लेते हैं पेशेंट को, तो एरोसॉल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म, फॉग के फॉर्म में, और ये इनहेलर में आते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि वो ऐसे ऐसे माउथ में जो है इनहेल कर रहा है, पंप करता है। पंप जो आता है जो आपको, जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट को समस्या से दूर मुक्ति मिलती है, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ऐसे कह सकते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर्स। तो जनरली ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। और ये ब्रोंकोडायलेटर कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके बॉडी में, कैसे वो इनहेल करता है, अंदर कैसे लेता है, तो एरोसॉल के फॉर्म में, याद रखेंगे, एरोसॉल के फॉर्म में या ड्राई पाउडर के फॉर्म में इनहेल करता है। और ये ब्रोंकोडायलेटर कुछ और नहीं है, जबकि ये है आपको एंटीहिस्टामाइन। क्या हो सकते हैं ये, एंटीहिस्टामाइन होते हैं। एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं, जो हिस्टामाइन रिलीज होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, सूजन होता है, वो उसको खत्म कर देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। एक अगला जो हमारा इसमें जो है एलर्जिक रिएक्शन है वो है एनाफाइलैक्सिस। और ये एनाफाइलैक्सिस जो है बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें पेशेंट को चंद मिनटों में जो है मौत हो जाती है। और एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक, जो कि उस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। उस एंटीबायोटिक के प्रति उसके बॉडी में जो है, या कह सकते हैं उसका बॉडी उस एंटीबायोटिक, पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने के बाद अचानक से उसके बॉडी में जो है बेजो डायलेशन हो जाता है। जब बेजो डायलेशन हो जाता है तो ब्लड, जो आपका ब्लड वेसल्स था वो फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो उसके अंदर का लिक्विड जो होता है, जो भी ब्लड वेसल, जो प्लाज्मा वगैरह है, वो सब धीरे 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 से इसके ब्लड वेसल से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो उसके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो हो जाएगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एनाफाइलैक्सिस, जो कि मोर डेंजरस है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा एलर्जी में वो है एनाफाइलैक्सिस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका। एनाफाइलेसिस शॉक की वजह से बहुत सारे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो उससे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति या उस पार्टिकुलर मेडिसिन के प्रति पेशेंट को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये क्लियर करने के बाद ही हम लोग जो है उस एंटीबायोटिक को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके बॉडी में। तो ये बातों को ध्यान रखा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलेसिस को एनाफाइलेसिस शॉक के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। एनाफाइलेसिस शॉक। अब एनाफाइलेसिस शॉक क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताएं कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी स्पेशल एंटीजन के प्रति या कह सकते हैं पेनिसिलिन के प्रति जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो उसमें जो है क्या हो जाता है, बेजो डायलेशन होता है। बेजो डायलेशन की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जो होता है वो स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। और बीपी लो होने की वजह से वो पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है और उसकी बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है, इसे बोलते हैं हम लोग एनाफाइलैक्सिस। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी दैट अकर in a few minutes after injection of an antigen such as penicillin। पेनिसिलिन क्या बच्चा, पेनिसिलिन आपके एंटीबायोटिक है। और जैसे ही आपके बॉडी में अगर आप इसके प्रति एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में होता है तो उसके बाद जो है आपका ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है बॉडी, अनकॉन्शियसनेस होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
तो ये होता है आपका एनाफाइलेसिस। सच रिएक्शन इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब देखिए इसमें एनाफाइलेसिस की बात करें, इसमें होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन लगाया गया, मान लीजिए कि पेनिसिलिन का यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन फॉर्म में आपके बॉडी में एंट्री किया गया, एडमिनिस्टर किया गया। अब जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो अब आपका बॉडी जो है मान लीजिए पेनिसिलिन के प्रति बहुत ही एलर्जिक है या हाइपर सेंसिटिव है, तो जैसे इसके बॉडी में एंट्री होगा तो आपका जो मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल डैमेज होगा, जिससे निकलेगा आपका हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन जो है आपको पहले ही बता चुके दो फंक्शन करने का काम करते हैं, एक पहला वेजो डायलेशन और दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो जो वेजो डायलेशन की वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं बच्चा, डायलेट हो जाते हैं। और डायलेट होने की वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वह ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बच्चा, ये आपका डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जो है पेशेंट की क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उसके बॉडी में अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फ्यू मिनटों में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस शॉक कहते किसे हैं। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और हम लोग करते हैं अब चैप्टर को खत्म, मतलब ये टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के एक नया टॉपिक को करेंगे, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो अगला बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। तो आई होप आप लोग एलर्जी समझ गए कि एलर्जी क्या होता है, कि जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जब हाइपर सेंसिटिव हो जाए, जब एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगे, तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा जो है एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, आंख में आंसू बहुत ज्यादा आ जाना, आपके नाक में कंजेशन हो जाना, है ना, आपके बॉडी में तरह तरह जो है रेड पैचेज आ जाना, इस तरह के बहुत सारी समस्या देखने को मिलते हैं। और 21 वजह से होते हैं। तो आपके बॉडी में दो आपकी, पहला एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, और दूसरा जिसे बोलते हैं हम लोग मास्ट सेल, जिससे निकलता है आपके हिस्टामिन। और हिस्टामिन जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन या रेडनेस क्रिएट करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए एलर्जी क्या होते हैं। और इसमें हम लोग दो तीन तरह की एलर्जी की चर्चा की है। पहला एक हम लोग पढ़ा क्या, हे फीवर, दूसरा आपके अस्थमा, और तीसरा एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें वैसे लोगों को जिनको इसकी नीड्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।